Hi friends, this is Atif and you're all welcome again on my YouTube channel. So friends, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के इंग्लिश बिहाइव बुक का सेकेंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक है, उसे इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में जो आपका जो द साउंड ऑफ म्यूजिक है उसका हम लोग पार्ट 2 जो द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान की स्टोरी है उसे कवर करेंगे। ये इसका पार्ट 1 होने वाला है, यानी कि इस वीडियो का इस स्टोरी का ये पार्ट 1 वीडियो होने वाला है। इस चैप्टर को हम लोगों ने टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया है। इस बिस्मिल्लाह खान की स्टोरी को बहुत बड़ा थोड़ा चैप्टर है, इसलिए मैंने इसे 3 वीडियो में डिवाइड किया है। तो ये उसका पार्ट 1 है। इसमें हम लोग आपके 1st to 4th पैराग्राफ की हिंदी लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ विथ हार्ड वर्ड मीनिंग और उसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ 4 पैराग्राफ इस वीडियो में कवर करेंगे। जो आपका 1st to 4th पैराग्राफ है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान की, उसे हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों उससे पहले आपको बता दूं कि ये जो आपका द साउंड ऑफ म्यूजिक चैप्टर है ना, ये टोटल 2 पार्ट में डिवाइड है। पहले पार्ट इसमें 2 स्टोरी देखने को आपको मिलती है। तो पहली स्टोरी जो है एवलान ग्लेनी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एवलान ग्लेनी एक लड़की का नाम था, वो बहरी थी। बहरी होने के बाद भी वो चीज़ों को सुन लेती थी और उसके बाद वो बहरी होने के बाद भी जापानीज़ फ्रेंच जैसी लैंग्वेज को उसने सीखा और उसके साथ साथ उसने म्यूज़िक को जो है ना, म्यूज़िक में बहुत नाम कमाया, उसे बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिली, लोग उसके म्यूज़िक को उसके फंक्शन को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे। ये सारी चीज़ें ना जो आपके पार्ट 1 की स्टोरी हम लोगों ने पढ़ ली है और वहाँ पर हमने देखा किस तरीके से एवलान ग्लेनी बहरी होने के बावजूद भी म्यूज़िक को इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करती थी। सारे म्यूज़िक के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट से वो महसूस करती थी। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली है। जो द साउंड ऑफ म्यूजिक चैप्टर का जो पार्ट 1 है स्टोरी का एवलान ग्लेनी, उसे हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, जाइए क्लिक करिए और उस वीडियो को देख लीजिए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 2, जो कि पार्ट 2 दूसरी स्टोरी है बिस्मिल्लाह खान के बारे में। और ये तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह खान के बारे में। बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ होता है, उनके पिता का नाम, दादा, ये सारी चीज़ें ना इसी पूरी स्टोरी में जो है आपकी एनसीईआरटी बुक से लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो अगर आपने एवलान ग्लेनी की स्टोरी नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। और हाँ, आपके ही क्लास 9 के फिजिक्स के पहले चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग, आपके फिजिक्स का मोशन वाला जो चैप्टर है उसकी उन वीडियोस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो जाइए क्लिक करिए और वहाँ से आप लोग उन सारे वीडियोज़ को भी अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें जान लेनी चाहिए। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हमें क्या जान लेना चाहिए? डू यू नो, क्या आप जानते हो? दीज पीपल, इन लोगों को, ये आपके एनसीईआरटी बुक में सारे लोगों की इमेज जो है ना, फोटो जो है दी गई है। ये जो है, इनको आप क्या जानते हो? अगर आप जानते हो तो व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले, अगर आप इनको जानते हो, इन लोगों को जानते हो, तो ये कौन से इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट को ये अभी बजा रहे हैं, इमेज में जो हैं कौन से इंस्ट्रूमेंट को ये बजाते हैं, इन्हें बताना है हमें। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर दिया है तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हैं पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, ये बांसुरी बजा रहे हैं। ये कौन है? पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, ये बांसुरी बजा रहे हैं। हमारे दूसरे नंबर पर आते हैं उस्ताद विलायक खान, ये है उस्ताद विलायक खान दूसरे नंबर पर, ये सितार बजा रहे हैं। तीसरे नंबर पर हैं 2 महिला हैं, एन ललिता एंड एन नंदिनी, ये जो है विलेन बजा रही हैं। क्या बजा रही हैं? ये विलेन बजा रही हैं। तीसरे नंबर पर हैं एन ललिता और एन नंदिनी। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पर हैं जाकिर हुसैन, ये एक बहुत बड़े तबला वादक हैं। ये क्या है? एक बहुत बड़े तबला वादक हैं, इन्हें आप जानते होंगे, ये मशहूर हैं। तो जाकिर हुसैन हमारे चौथे नंबर पर हैं। 5वें नंबर पर उस्ताद अमजद अली खान, 5वें नंबर पर हैं उस्ताद अमजद अली खान, और ये जो है एक सरूद नाम का इंस्ट्रूमेंट है, उसे ये बजा रहे हैं। सरूद नाम का एक इंस्ट्रूमेंट है, उसे जो है बजा रहे हैं कौन? उस्ताद अमजद अली खान। ठीक है दोस्तों, 6th नंबर पर हैं वैद्यनाथन, इनका नाम है वैद्यनाथन करके, ये जो है विलेन बजा रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों 7वें नंबर पर हैं उस्ताद सुल्तान खान,
7वें नंबर पर हमारे उस्ताद सुल्तान खान, ये जो है सारंगी एक नाम का इंस्ट्रूमेंट है, ये सारंगी बजा रहे हैं। और 8वें नंबर पर हमारे हैं बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिनके बारे में हम लोग इस स्टोरी में पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है, आप इन्हें देख सकते हैं। ये जो है शहनाई बजा रहे हैं और इस स्टोरी का भी नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये जो है भी शहनाई बजा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं जो हमें पढ़ने से पहले जान लेनी चाहिए, जैसे think of the Sahnai and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function। और आप शहनाई के बारे में सोचिए, आप जब शहनाई के बारे में पहली बार सोचते हैं, आप जब शहनाई के बारे में पहली बार सोचते हैं, आपके दिमाग में जो आता है वो है शादियों में और फंक्शन में शहनाई जो है बजाई जाती है। तो आपके दिमाग में सबसे पहले आता है शादियाँ, शादियों से मिलता जुलता कोई ऐसा फंक्शन जहाँ पर शहनाई बजाई जाती हो, वो आपके दिमाग में पहले आता है। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और दूसरी चीज़ जो आपके दिमाग में आएगी वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। द शहनाई मैस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो दूसरी चीज़ आपको शहनाई को सोच के, शहनाई जब आप शहनाई के बारे में सोचेंगे तो जो दूसरी चीज़ आपके दिमाग में आएगी वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो कि एक शहनाई के मैस्ट्रो मतलब महानायक थे। वो यहाँ बजाते हुए आपको इमेज में दिख रहे हैं। मैंने आपको 8th नंबर जो पिक्चर दिखाई, यहाँ पर आपको बिस्मिल्लाह खान की इमेज जो है दी गई है। और आपको अभी आगे पैराग्राफ में भी जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर भी बिस्मिल्लाह खान की इमेज देखने को मिलेगी स्लाइड में। तो ये हमारे बिस्मिल्लाह खान है। अब दोस्तों चलिए हम लोग स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और स्टोरी के पहले पैराग्राफ की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। पहले पैराग्राफ में क्या दिया है दोस्तों, फर्स्ट पैराग्राफ है। फर्स्ट पैराग्राफ थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हम धीरे धीरे करके इसे लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ जैसे कवर करते हैं, चीज़ों को जैसे पढ़ते हैं। आप देखे होंगे पिछली वीडियोस, जैसे हम लोगों ने द फंदे हेड को पढ़ा अच्छे से, इवलान गिलेनी की स्टोरी को पढ़ा, वैसे ही हम लोग इसे भी कवर करेंगे। जैसे सबसे पहले पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ, एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड pungi in the royal residence, for it had shrill unpleasant sound। एम्परर औरंगजेब ने अपने राज दरबार में, अपने रॉयल रेसिडेंस में, रॉयल रेसिडेंस मतलब जब वो राजा थे, अपने राज दरबार में पुंगी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जिसे उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने बैन कर दिया था। क्यों बैन किया था? इसकी जो आवाज़ थी ना, क्योंकि इसकी जो आवाज़ थी उनका मानना था कि बहुत ही तीखी थी। श्रिल मतलब क्या होता है? तीखी आवाज थी, फटी हुई आवाज थी। अनप्लीजेंट साउंड, श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, तीखी और फटी हुई आवाज थी। इस वजह से पुंगी नाम के एक इंस्ट्रूमेंट को जो है औरंगजेब ने बैन कर दिया था। अब पुंगी क्या है? पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर। मतलब इसका क्या है? पुंगी जो है ना, उस समय एक इंस्ट्रूमेंट जिनके बॉडी पर, यानी जिनके ऊपर होल्स हुआ करते थे, जो इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते थे जिनके ऊपर होल्स हुआ करते थे ना, और जो मुंह से बजाए जाते थे, उन सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को एक जेनरिक नेम दे दिया गया था। जेनरिक नेम मतलब यहाँ पर नीचे मीनिंग लिखिए, अ नेम गिवन टू क्लास और ग्रुप एज अ होल। मतलब कि एक पुंगी, वो क्लास ग्रुप, पुंगी जो थी वो क्लास थी, वो पूरा ग्रुप था जो होल हर एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनमें होल था, जो मुंह से बजाए जाते थे, उनको जो है, उन जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे उनका एक ग्रुप था, जितने भी मुंह से बजाए जाने वाले और जिनमें होल था जिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, तो उन्हें जो है पुंगी नाम दे दिया गया था। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को जिसमें होल थे और जो मुंह से बजाए जाते थे, वैसे इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता था? पुंगी कहा जाता था। तो जिसमें होल होते थे, तो उन सारे इंस्ट्रूमेंट को जेनेरिक नेम दे दिया गया था पुंगी। तो पुंगी जैसे इंस्ट्रूमेंट को औरंगजेब ने अपने राज दरबार में क्या कर दिया था? बैन किया हुआ था।
रिवाइव्ड का मतलब है कि फ्यू हैड थॉट, कुछ बहुत कम लोगों, फ्यू हैड थॉट यानी बहुत कम लोगों ने सोचा था कि पुंगी जैसे इंस्ट्रूमेंट को औरंगजेब ने बैन कर दिया है। पुंगी जैसे इंस्ट्रूमेंट को औरंगजेब ने बैन कर दिया था, तो वो शायद ही कभी रिवाइव्ड हो पाए, यानी कि वो शायद ही कभी देखने को मिले। यहाँ पर रिवाइव्ड का मतलब है शायद ही वो चीज़ कभी देखने को मिले। तो यहाँ पर कुछ लोगों का बहुत ही कम लोगों का ये मानना था, बहुत ही कम लोगों ने ऐसा सोचा था कि शायद ही पुंगी जैसे इंस्ट्रूमेंट को दोबारा से हमें देखने को मिले। बट लेकिन अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, एक बार्बर था, एक नाई था जो कि एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन के परिवार से आता था। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, म्यूजिशियन के परिवार से एक नाई आता था बार्बर, तो मतलब कि उस नाई के परिवार के सारे लोग जो थे संगीतकार थे, म्यूजिशियन थे। तो वो जो था हु हैड, यहाँ पर हमने पढ़ा हु हैड एक्सेस टू द रॉयल प्लेसेस, उनका आना जाना लगा रहता था शाही दरबार में। उसके बाद जब उनका आना जाना शाही दरबार में लगा रहता था, यानी राजा के दरबार में उस नाई का आना जाना लगा रहता था। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, तो उस नाई ने, उस बार्बर ने डिसाइड किया, यानी उन्होंने फैसला लिया कि वो जो पुंगी की आवाज़ है ना उसे चेंज करेंगे, वो जो पुंगी की आवाज़ है उसे वो हल्का चेंज करेंगे, हल्का बदलेंगे। ही चूज, वो चूज करते हैं अ पाइप विथ अ नेचुरल हॉलो स्टेम and was longer and broader than the पुंगी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक पोपली, चूज अ पाइप विथ अ नेचुरल होल, होलो मतलब कि एक होलो मतलब होता है होल, जिसमें क्या कहते हैं पोपली पाइप होती है, यानी पूरी अंदर से खाली हो। पोपली पाइप यानी स्टेम, लकड़ी की एक पाइप ली जो कि अंदर से पूरी खाली थी। दैट वाज लॉन्गर, यानी कि बम्बू का ऐसा स्टेम लिया, मतलब ऐसा स्टेम लिया उन्होंने जो अंदर से खोखला था, वो लंबा, वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, और वो पुंगी की तरह लंबा सा, पुंगी से कहीं, पुंगी के मुकाबले में वो ब्रॉडर भी था, लॉन्गर भी था, यानी कि चौड़ा था, और पुंगी के मुकाबले वो लंबा भी था। यहां तक बातें समझ में आई ना? ठीक है, अगला आगे क्या है, एंड और मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उन्होंने क्या किया, जो पोपली पाइप ली थी उस पाइप पर उन्होंने 7 होल बनाए, यानी 7 छेद किए ऑफ द पाइप पर। उसके बाद व्हेन ही प्लेड ऑन इट, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced। मतलब क्या है, जब उन्होंने उसे बजाया, कैसे बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, यानी कि इन 7 होल में किसी एक होल्स को वो खोलते, फिर किसी एक होल्स को बंद करते, किसी को खोलते तो किसी होल को वो क्या करते, बंद करते थे। इन्हीं 7 होल में से जैसे बांसुरी बजाई जाती है, ऐसे ही जब उन्होंने बजाया तो बहुत ही सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड, यानी कि बहुत ही मेलोडियस का मतलब क्या है, बहुत ही मुलायम, सॉफ्ट मतलब मुलायम और सुरीली, मेलोडियस यानी सुरीली आवाज उस नई चीज से निकली। ठीक है, ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, यानी कि उस नाई ने इस इंस्ट्रूमेंट को राज दरबार में भी बजाया और सभी लोग बहुत प्रभावित हुए, बहुत इम्प्रेस हुए, मतलब प्रभावित हुए, बहुत खुश हुए। इस नए इंस्ट्रूमेंट को नाई ने कहाँ बजाया था, रॉयल्टी, राज दरबार में। The instrument so different from the pungi had to be given a new name। अब जो ये एक नया इंस्ट्रूमेंट था, ये पुंगी से काफी अलग था, उसका नया नाम भी दिया जाना चाहिए था। As the story goes, और कहानी जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ती है,
सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द साहस चेम्बर। साहस चेम्बर मतलब क्या होता है? पहली बार ये कोई मुगल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो था ये शाह के दरबार में बजाया गया था। शाह के दरबार में शाह किसे कहते हैं? जो मुगल एम्परर होते थे, मुगल के राजा जो होते थे, उनके दरबार को हम लोग शाह बोलते हैं, शाह के दरबार में। तो वहां पर कोई एक पहला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो था शाह के चेम्बर में, शाह के दरबार में बजाया गया था और इसे कुछ नया नाम भी देना था। एंड वॉज प्लेड बाई नाई, शाह के दरबार में बजाया गया और नाई के द्वारा, एक बार्बर के द्वारा बजाया गया। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड सहनाई। शाह के दरबार में बजाया गया तो सह, और नाई के द्वारा बजाया गया तो सहनाई, यहां से इसका नाम पड़ता है सहनाई। तो यहां पर आपको एक चीज समझ में आ गई कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम सहनाई कैसे पड़ा। एक नाई था, उस नाई ने इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को शाह के दरबार में बजाया। पहली बार किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को शाह के दरबार में बजाया गया था। शाह के दरबार में जब इसे बजाया, किसी नाई ने बजाया, तो वहां से इसका नाम पड़ गया सहनाई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको फर्स्ट पैराग्राफ पूरा अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड पैराग्राफ की तरफ। सेकंड पैराग्राफ अगला पैराग्राफ है दोस्तों। सेकंड पैराग्राफ बिस्मिल्लाह खान की स्टोरी का हम लोग अब समझेंगे। द साउंड ऑफ द सहनाई बिगेन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब क्या है? नीचे आपको मीनिंग मिल जाएगी। यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है? ऑस्पिशियस ये वर्ड है ना, यहाँ पर इसकी मीनिंग दी है। ऑस्पिशियस का मतलब जैसे कि जो सहनाई की जो आवाज़ थी ना वो बड़ी शुभ मानी जाने लगी थी। द साउंड ऑफ द सहनाई बिगन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पिशियस, यानी कि जो सहनाई की आवाज़ थी वो काफ़ी शुभ मानी जाने लगी थी। एंड फॉर दिस रीज़न, और यही कारण है, इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, और यही कारण है कि ये आज भी बजाई जाती है मंदिरों में, और ये एक अभिन्न हिस्सा है, मंदिरों में बजाई जाती है। एंड इज और इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या? यहाँ पर इसकी भी मीनिंग आपको नीचे मिल जाएगी। ये इंडिस्पेंसिबल का मतलब है विदाउट विच पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन। उस चीज़ के बगैर कोई काम हो, ऐसा कोई काम हो जो उस चीज़ के बगैर हो ही ना, तो वही सहनाई के बगैर जो नॉर्थ इंडियन की शादियां होती हैं वो नहीं होती थी। जैसे कि नॉर्थ इंडियन के शादी में सहनाई ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। शादी में, नॉर्थ इंडियन की वेडिंग में, शादियों में सहनाई होती ही होती थी। इन द पास्ट पुराने जमाने की बात है। द सहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। मतलब पुराने जमाने की बात है, सहनाई नौबत का हिस्सा हुआ करती थी। नौबत क्या है? नौबत नौबत कह सकते हैं नौ पारंपरिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, नौ जो 9 ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट थे, नौ पारंपरिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे जो कि शाही दरबार शाह के दरबार में बजाए जाते थे। उनमें से एक सहनाई भी थी। 9 ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट थे, इनके ग्रुप को नौबत कहा जाता था। समझे आप बात को कि नौबत किसे कहते हैं? द सहनाई वॉज पार्ट ऑफ अ नौबत और ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। रॉयल कोर्ट्स शाह के दरबार में जो 9 पारंपरिक म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट होते थे, 9 पारंपरिक म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट होते थे, उनमें से सहनाई भी एक थी। ठीक है, 9 ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट थे, इनके ग्रुप को नौबत कहा जाता था, उनमें से एक सहनाई थी। ये कहाँ पर पाई जाती थी? शाह के दरबार में बजाए जाते थे। कहाँ? टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। ये जो सहनाई थी ना, अब कई दिनों तक तो ये जो सहनाई आई थी, कई दिनों तक तो ये मंदिरों और शादियों में ही यूज हुई। लेकिन the credit for bringing this instrument on to the classical stage goes to the उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इसे स्टेज पर लाने का, क्लासिकल स्टेज मतलब स्टेज पर बजाया,
जाने लगा, मूवीज़ में बजाया जाने लगा, इसका क्रेडिट श्रेय है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की वजह से हो पाया, जो कि इसे आज स्टेज पर बजाते हैं, क्लासिकल स्टेज पर, ठीक है, मूवीज़ में बजाया जाने लगा। तो ये सिर्फ किसकी वजह से, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की वजह से हो पाया कि म्यूज़िक शहनाई को जो है आज स्टेजों पर बजाया जाता है। अब हम लोग सेकेंड पैराग्राफ फर्स्ट पैराग्राफ को कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। थर्ड पैराग्राफ है। थर्ड पैराग्राफ में हम लोग थोड़ा बिस्मिल्लाह खान के शुरुआती ज़िंदगी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो स्टार्टिंग लाइफ उनकी थी ना, कहाँ रहा करते थे। एंशियंट स्टेट यानी पुराने ज़माने में डुमराव एक छोटा सा राज्य था। पुराने ज़माने में डुमराव जो था एक छोटा सा राज्य था, जो कि अब बिहार में है। वहाँ पर किसी गांव में एक तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेला करते थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 5 साल की उम्र में, एज अ 5 ईयर ओल्ड, जब ये 5 साल के थे। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन आपको क्लियर हो गई होगी। अब ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। भोजपुरी चैता क्या है? ही वुड, जो ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे ना, अक्सर करके बिहारी जी के मंदिर में जाया करते थे, वहाँ पर ये चैता गाते थे। भोजपुरी में एक लोक होता है, एक लोकगीत होता है चैता, जो कि चैत महीने में गाया जाता है। चैत महीना मतलब हिंदी के मंथ का पहला महीना, जिसमें नवरात्रि आती है ना, हिंदी के मंथ में जिसमें नवरात्रि आती है, तो नवरात्रि का जो पहला महीना होता है उसको हम चैत का महीना कहते हैं। चैत में ही चैता गाया जाता है। तो ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बिहारी जी के मंदिर में जाया करते थे और वहाँ पर ये चैता गाते थे, भोजपुरी में चैता गाते थे। एट द एंड ऑफ which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by local महाराजा। यानी कि जब ये चैता गा लेते थे, इसके अंत में एट द एंड ऑफ, उसके अंत में इन्हें पुरस्कार के तौर पर एक बड़ा लड्डू दिया जाता था, जिसका जो वजन था ना लगभग 1.25 kg का था वो लड्डू। ठीक है, और ये प्राइज, ये पुरस्कार इनको जो दिया जाता था क्षेत्र के ही राजा देते थे, लोकल के महाराजा जो राजा थे ना वो देते थे। तो वहाँ पर इन्हें ये चैता गाते थे, कहाँ पर, बिहारी जी टेम्पल पर जाके जब वो चैता गा लेते थे, जब ये सब प्रोग्राम खत्म हो जाता था इनका, तो वहाँ पर इनको एक लड्डू दिया जाता था, जो कि 1.25 kg का एक बड़ा सा लड्डू हुआ करता था। और ये प्राइज, ये पुरस्कार इनको लोकल के जो महाराजा थे, यानी जो वहाँ के गांव के जो एक राजा थे ना, वो देते थे। दिस हैपेंड 80 ईयर एगो एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फॉर टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। ये जो घटना है ये आज से 80 साल पहले की है। दिस हैपेंड 80 ईयर एगो, ये जो घटना थी ये आज से 80 साल पहले की है। A little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India। और ये छोटा बच्चा जिसे पुरस्कार के तौर पर लड्डू दिया जाता था ना, उसने बहुत ही लंबी यात्रा की अपने जीवन में, अपने ज़िंदगी में उन्होंने बहुत ऊंचाइयां हासिल की और उन्होंने हाईएस्ट सिविल अवार्ड इन इंडिया, मतलब सर्वोच्च नागरिक का जो पुरस्कार है, जो भारत इंडिया का सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार है ना, जिसे हम लोग भारत रत्न कहते हैं, भारत रत्न जिसे हम कहते हैं, वो भारत रत्न अवार्ड इनको क्या किया गया, इन्हें दिया गया। तो दोस्तों ये पैराग्राफ नंबर 3 था, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा, शुरुआती लाइफ देखी और इनके एंड में हम लोगों ने क्या देखा कि मतलब ये भारत रत्न अवार्ड पा चुके हैं। ठीक है, तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ अभी हम लोग स्टोरी में आगे देखेंगे। इनकी अभी और लंबी कहानी है। यहाँ पर इनके शुरुआती लाइफ के बारे में हमने देखा, जब 5 साल के थे गिल्ली डंडा खेला करते थे, बिहारी जी के मंदिर जाया करते थे, जहाँ पर ये भोजपुरी में चैता गाया करते थे। वहाँ पर इन्हें प्राइज के नाम पे 1.25 kg लड्डू दिया जाता था। गाँव के ही राजा के द्वारा, जो गाँव छोटा सा गाँव था वहाँ के राजा के द्वारा इनको लड्डू पुरस्कार में दिया जाता था। और यह आज से 80 साल पहले की बात है। और ये छोटा बच्चा जिसे पुरस्कार के नाम पर लड्डू दिया जाता था ना, उसने बहुत ही लंबी यात्रा तय की अपने जीवन में। उन्होंने बहुत ही ऊंचाइयां हासिल की और भारत रत्न जैसे अवार्ड को इन्होंने हासिल किया, भारत रत्न जैसे अवार्ड को इन्होंने पाया। ठीक है, तो अब हम लोग थर्ड पैराग्राफ को कंप्लीट कर लिए हैं।
फोर्थ पैराग्राफ जो आज की इस वीडियो का लास्ट पैराग्राफ होने वाला है। आगे के जो पैराग्राफ हैं, अभी तो इसमें टोटल 13 पैराग्राफ 13 पैराग्राफ इस स्टोरी में है, तो आगे के बचे पैराग्राफ हम अगली वीडियो में करेंगे। फोर्थ पैराग्राफ में हम इनके जन्म के बारे में बात करेंगे, इनके परिवार के दादा पिताजी इन सब के बारे में हम फोर्थ पैराग्राफ में देखने वाले हैं। तो बिस्मिल्लाह खान की इमेज भी आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, कुछ शहनाई बजाते हुए यहाँ पर ये नीचे आपको दिख रहे होंगे। इनकी इमेज मैं यहाँ पर ऐड कर दिया हूँ, तो आप देख सकते हैं। और ये जो अभी हम लोग शहनाई इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, ये उसकी शहनाई की इमेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जन्म और उसके बाद कहाँ पर वो पैदा हुए, उनके फैमिली के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, बॉर्न ऑन 21 मार्च 1961, बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 21 मार्च 1916। 21 मार्च 1916 में बिस्मिल्लाह खान बिलोंग टू वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। बिस्मिल्लाह खान का जन्म कब हुआ? 21 मार्च 1916। 21 मार्च 1916 में इनका जन्म होता है। बिस्मिल्लाह खान का जन्म एक जाने माने संगीत के परिवार में हुआ था जो कि बिहार से थे। बिस्मिल्लाह खान बिलोंग टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार, जो कि बिहार से थे। एक जाने माने संगीत के परिवार में इनका जन्म होता है। हिज ग्रैंडफादर, इनके जो ग्रैंडफादर थे, इनके जो दादाजी थे ना, उनका नाम था रसूल बख्श खान। इनके दादा का नाम था रसूल बख्श खान। वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। इनके जो दादा थे ना रसूल बख्श खान, वो बहुत बड़े शहनाई नवाज थे, मतलब शहनाई वादक, हुपले शहनाई, जो शहनाई को बजा सकते थे। इनके दादाजी क्या थे? रसूल बख्श खान, वो एक शहनाई नवाज थे, शहनाई वादक थे। ये इनके दादा शहनाई बजाते थे भोजपुर के दरबार में। कहाँ पर बजाते थे? ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, भोजपुर के दरबार में। हिज फादर, इनके पिताजी, पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है, एक खतरनाक सा वर्ड, जैसे जैसे पैटर्नल एंसेस्टर, इसका मतलब क्या है? एंसेस्टर्स ऑफ द फादर, मतलब क्या होता है? एंसेस्टर का मतलब होता है कि दादा परदादा, यानी कि पिताजी के पूर्वज, उन्हें एंसेस्टर कहते हैं। पिताजी के जो दादा परदादा थे ना, उन्हें हम लोग एंसेस्टर कहते हैं। तो पैटर्नल एंसेस्टर यहाँ पर क्या बोला गया? हिज फादर, इनके पिताजी थे पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर। इनके जो पिता थे पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर, और भी जो इनके परिवार के थे, दादा परदादा यानी पैटर्नल एंसेस्टर, इनके पिता के जो पूर्वज थे, वो भी काफ़ी अच्छी शहनाई बजाते थे। ये भी ग्रेट शहनाई प्लेयर थे, ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर। ये एक शहनाई को अच्छी तरीके से ये लोग भी बजाते थे, इनके जो दादा परदादा थे। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस होल स्टोरी टिल नाउ। अब तक हम लोगों ने 4 पैराग्राफ बिस्मिल्लाह खान का कंप्लीट कर लिया है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो में यानी बिस्मिल्लाह खान के वीडियो के पार्ट 2 में हम लोग बिस्मिल्लाह खान की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। और उम्मीद करता हूं आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा स्टोरी सुनने में, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक्सप्लेनेशन जो है, एक्सप्लेनेशन का जो तरीका है, आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो यहीं तक इस वीडियो को रखते हैं। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। वी विल कंटिन्यू दिस वीडियो इन पार्ट 2। अगले पार्ट में हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। 5th पैराग्राफ से हम लोग अगली वीडियो में इसे पढ़ेंगे। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को साथ में प्रेस कर देना, ताकि अगली वीडियो जब आए ना बिस्मिल्लाह खान का जो पार्ट 2 आने वाला है, वो बेल आइकन को ऑन करने से पहले ऑन करे रहेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपकी कोई एडवाइस, आपका कोई सजेशन हो, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। अपने दोस्तों तक, जितने भी क्लास 9th के जो भी ग्रुप होगा, जहां भी जैसे भी हो सकेगा, इस वीडियो को हर जगह पहुंचा देना, सब जगह शेयर कर देना। ठीक है, तो फ्रेंड, अब तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना। और अगर आपने क्लास 9th के साइंस वाले सीरीज में ज्वाइन नहीं किया, जो हमने साइंस की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसका हम लोगों ने एक चैप्टर ऑलरेडी
कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड चैप्टर स्टार्ट हो गया है, सेकेंड चैप्टर स्टार्ट हो गया जो आपका फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है ना, मोशन वाला, वो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है साइंस का। तो उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाइए चेक कर लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो क्लास 9th की हमने सीरीज़ स्टार्ट की है ना, हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश को, इंग्लिश की हिंदी एक्सप्लेनेशन प्लस साइंस की एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। साइंस के जो जो टॉपिक्स होते हैं आपके, उनको हम लोग डिटेल में उनके डिफिनीशन को साथ ही साथ एक एग्जाम्पल के जरिए, ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि जो आपके डेली लाइफ में एग्जाम्पल्स यूज होते हैं, तो उस तरीके से हम लोग साइंस को समझते हैं। तो ये जो हमारी साइंस की इंग्लिश की सीरीज़ है ना, इसमें आपको मज़ा आ रहा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो मिलते हैं दोस्तों जल्द ही अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।